हेलो एंड वेलकम टू टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आज है 1 मार्च और शिवरात्रि भी, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं अपना न्यूज़ एनालिसिस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक इमरजेंसी सेशन बुलाया गया रशियन अटैक को कंडेम करते हुए, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, इनफ इज़ इनफ। बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने रसिया की निंदा की और उन्होंने कहा कि जो फाइटिंग चल रही है यूक्रेन में, यूक्रेन के लिए ही सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है बल्कि पूरे रीजन के लिए एक ट्रेजेडी है और बहुत ही डिजास्टर्स इम्प्लीकेशंस इसके होंगे हम सभी के लिए। और उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की रसिया के डिसीजन को, जिसमें कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स की बात करना बिल्कुल इनकंसीवेबल है। नथिंग कैन जस्टिफाई द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आप किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन जैसे डिजास्ट्रस एक हथियार को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इसी में यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा कि रसिया का एक्शन, न्यूक्लियर अनाउंसमेंट पूरी तरह से एक पागलपन है, मैडनेस है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। और अगर यूक्रेन नहीं सर्वाइव करता है तो यूएन भी सर्वाइव नहीं करेगा। जिस पर कि रशिया के एम्बेसडर का जवाब आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन खुद जिम्मेदार है अपने इस हालत के लिए, अपने इस हॉस्टिलिटी के लिए। उसने 2015 का मिन्स्क एग्रीमेंट ब्रोक किया। मिन्स्क एग्रीमेंट, बेलारूस में एक मिन्स्क सिटी है, वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन के रिबल्स ग्रुप के बीच सीज फायर को लेके। उसी को कहा है इन्होंने। और इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने 4 मिनिस्टर्स को अपने भेजा है यूक्रेन से। जो भी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, उनमें जो इंडियंस को वापस लाने का काम है उसमें और कोऑर्डिनेशन बढ़िया करने के लिए और फास्ट काम हो उसके लिए अपने 4 मिनिस्टर्स को भेजा है। एक बार मैप से देखेंगे इसे हम। सेंटर में हमारा इंडिया, यहाँ से हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ब्लैक सी के पास ये आता है हमारा यूक्रेन। और यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रसिया और बेलारूस की बाउंड्रीज तो यहाँ लगी रही यूक्रेन से। इस साइड है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्दोवा। और जूम करता हूँ तो आपको कंट्रीज के नाम दिखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्डोवा के लिए भेजा गया है। हरदीप सिंह पुरी को भेजा गया है हंगरी के लिए। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को पोलैंड। हमने कल देखा था कि कैसे पोलैंड बॉर्डर पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यूक्रेनियन गार्ड्स के द्वारा कुछ दिक्कतें लाई जा रही हैं। तो इसी को और फोर्सी करने के लिए, चीज़ों को और फास्ट करने के लिए 4 मिनिस्टर्स को भेजा गया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। कल एक माइन्यूट ब्रेक थ्रू देखने को मिला जब यूक्रेन और रसिया बातचीत के टेबल पर बैठे। द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन यूक्रेन और रसिया हेल्ड एट बेलारूसियन बॉर्डर, दो कंक्लूडेड विथ नो इमीडिएट एग्रीमेंट्स, बट फिर भी एक उम्मीद जगी है कि शायद कुछ हो सके आगे बातचीत के दौरान। दोनों देशों ने कुछ शर्तें रखी पर अभी कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो जीडीपी टू ग्रो एट 8.9% इंस्टीड ऑफ 9.2। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नया डेटा दिया है जिसमें कि बताया है जीडीपी का उम्मीद है कि वो 9.2 ना होकर 8.9% से ग्रो करे। और कोर सेक्टर को कहा गया कि कोर सेक्टर ग्रोथ एट 3%, जो कि अच्छा ग्रोथ है। कोर सेक्टर क्या होता है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा फिर से रिवीजन करेंगे। कुछ मेन की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी लीडिंग रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम कोर सेक्टर कहते हैं। ऐसे 8 इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें कोर सेक्टर का दर्जा प्राप्त है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का कंबाइंड शेयर 40.27% है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इनका रोल काफ़ी मेजर हो जाता है। अगर ये 3% से ग्रो करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। मूविंग अहेड, आईपीसीसी वार्न्स ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स। एक बार देख लेंगे आईपीसीसी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इस न्यूज़ को। आईपीसीसी इज एन एक्रोनिम फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है, जो कि साइंस को असेस करती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1988 बाई WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मेन वजह यह था कि ये पॉलिसी मेकर्स जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के हैं उन्हें एक असेसमेंट प्रोवाइड करे क्लाइमेट चेंज को लेके,
ताकि वो अपने पॉलिसीज़ को सही तरीके से फॉर्म कर पाएँ। तो ये समय समय पर असेसमेंट देता रहता है। अभी तक इसके 7 मेजर असेसमेंट्स आ गए हैं। तो उसी में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि आईपीसीसी ने वार्न किया है कि वर्ल्ड विल फेस अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 decades with global warming of 1.5 degree centigrade, and even temporary exceeding this warming level would mean additional severe impacts, और जिसमें से कि काफ़ी सब irreversible होंगे। तो देख सकते हैं कि हम किस तरह से हमारा पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से डेंजर में आ रहा है, और पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं इसके लिए काफ़ी कुछ, पर उतना सीरियसनेस नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसमें बताया गया कि इंडिया के सभी स्टेट्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दिस रिपोर्ट ऑल्सो टेल्स दैट लखनऊ एंड पटना उन सिटीज़ में से हैं जिनका कि वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अब ये इतना ज़्यादा क्यों है, आपको तब समझ में आएगा जब आप समझेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। हमारी बॉडी जब हीट होती है तो हम स्वेट पसीना निकालते हैं, और वो स्वेट इवापोरेट होके हमारे बॉडी को कूल करता है। क्योंकि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक एम्बिएंट टेम्परेचर से ऊपर चला गया जो हमारे बॉडी का है, तो हमें उससे हीट स्ट्रोक लगेगा, सीरियस इलनेस होगा, और हमारी जान भी जा सकती है। सो ये स्वेट प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अ वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच एन एयर कैन बी कूल्ड बाई इवापोरेशन ऑफ वाटर। मतलब अगर वेट बल्ब टेम्परेचर समझिए 35 डिग्री हो गया, तो आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करके उसे इवापोरेट करके भी 35 डिग्री से कम टेम्परेचर को, अपने आसपास के टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को, जो एयर टच कर रहा है उसके टेम्परेचर को उससे ज़्यादा कम नहीं कर पाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए हीटिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देख रहे हैं आप, चमोली डिस्ट्रिक्ट का इसमें फिगर डाला गया है। उत्तराखंड में जब फ्लड आया था तो वहाँ हम अक्सर देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ों में सिवियर फ्लड्स आते हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज का एक नतीजा है। रेन पैटर्न बदल रहा है। यूपी बिहार धीरे धीरे ड्राई लैंड्स होते जा रहे हैं। तो क्लाइमेट हज़ार्ड बहुत ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है, और सभी गवर्नमेंट्स को हर स्तर पे इस पर पूरा सीरियस ध्यान देना होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 10 पे इंडिया ने बोला है कि वो यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, मेडिसिन्स देंगे, जितना भी हो सकता है सब कुछ करेंगे। जहाँ सभी देश उनको गोला बारूद दे रहे हैं तो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगा। साथ ही साथ एक जो बड़ी बात इसमें कही गई कि इंडिया विल इवैक्यूएट पीपुल फ्रॉम इंडियाज़ नेबरहुड स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। इस बात को समझिए कि इंडिया किस तरह से मानवता को अपने फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल देता है, कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो हमसे हॉस्टाइल हैं, लेकिन जब भी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है तो हम पूरा अपनी बाहें फैला के उनकी हेल्प करते हैं। कोविड-19 के दौरान भी जब वुहान से निकालना था इंडियंस को, उस समय इंडिया ने पाकिस्तानी बच्चों को भी निकाला। और यहाँ भी बात हो रही है कि इंडिया पूरी हेल्प करेगा और वर्ल्ड को एज अ फैमिली ट्रीट करेगा। सिर्फ इंडियंस स्टूडेंट्स या सिटीजन्स को ही नहीं, और भी अगर देश के सिटीजन्स हैं, अगर वो आना चाहते हैं, उनको भी इंडिया पूरी मदद करेगा निकालने के लिए, चाहे भले वो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के ही क्यों ना हो। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं मिलान एक्सरसाइज चल रहा है इसमें विशाखापट्टनम में, तो डिफरेंट देश के नेवीज़ और उनके कमांडर्स आए हुए हैं। तो यूएस के भी यूएस पैसिफिक फ्लीट कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपराव आए हुए हैं। तो उन्होंने क्वाड ग्रुपिंग को एक टर्म दिया, डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है ये। क्वाड क्या है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का एक इनफॉर्मल डायलॉग है। चारों देशों का ये एक डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें कि इंश्योर करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो पूरी तरह से फ्री और ओपन हो, ट्रेड के लिए, शिप्स के मूवमेंट के लिए, किसी भी तरह का इसमें कोई भी हेगेमनी किसी का ना हो। मेनली ये चाइना जो अपना प्रभुत्व जताता है पूरे इंडो पैसिफिक में, उसके खिलाफ एक तरह से एक ये ग्रुपिंग है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एफएम रेडियो को वार्न किया है कि वो किसी भी तरह का वल्गर कंटेंट ना यूज करें। इस न्यूज़ में कहा गया है कि कई बार नोटिस किया गया कि रेडियो जॉकीज डुअल मीनिंग और ऑफेंसिव चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि डिफेमेटरी और डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं। तो अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो अब उनके ऊपर पेनल एक्शन भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर को गति शक्ति पोर्टल को अपनाना चाहिए। लास्ट ईयर अक्टूबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गति शक्ति प्रोग्राम, जिसके अंदर एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा जिसमें कि 16 मिनिस्ट्री विल कम टुगेदर
फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। ये पोर्टल उम्मीद है कि मार्च एंड तक ये लॉन्च हो जाएगा। इसका मेन एम ये है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ताकि एक तो कॉस्ट भी बचे और जॉब्स भी क्रिएट हों। बढ़ते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ। तो हमने काफ़ी कुछ फर्स्ट पेज पर भी देख रखा है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि रसिया के अटैक के बाद जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन था वो यूक्रेन के पास था, 32 व्हील्स वाला AN-225, जिसे मिरिया का भी नाम दिया गया था। वो अब शायद दुनिया में कभी न दिखे, क्योंकि ये यूक्रेन के पास था और रशिया ने उसे अपने अटैक्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो रशियन इकोनॉमी के बारे में बात कही गई कि सैंक्शन की वजह से उनके इकोनॉमी को बहुत ही बुरा झटका लगा है। जो रशियन करेंसी है, जो रशियन रूबल, ऐसे तो वो इंडियन रुपी के आसपास ही होती है और थोड़ा ज़्यादा ही रहती है। लगभग कुछ समय पहले की बात करें तो हमारे रुपी से 17% ज़्यादा था। पर इस समय रशियन रूबल बिल्कुल कोलैप्स कर गया है और एक रशियन रूबल इंडिया के लगभग 70 पैसे के आसपास है। तो सोच सकते हैं इससे कितना ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि रसिया और ज़्यादा तिलमिला गया है सैंक्शंस की वजह से और अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को अलर्ट पर रखा हुआ है। वो एक तरह से डरा के सैंक्शन से वापस आना चाहता है। रशियन इकोनॉमी का साइज आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के साइज के लमसम आधी है, पर क्योंकि वो एक मिलिट्री पावर है और पर कैपिटा इनकम भी उनकी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ भाई पॉपुलेशन कम है, तो थोड़ा सा अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन इस समय रशियन इकोनॉमी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। रसिया ने, जहाँ तक मेरा मानना है, यूक्रेन पर अटैक करके अपने फिंगर्स जला लिए हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आगे बढ़ते हैं तो टर्की ने कहा है कि हम रशियन वारशिप्स का एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार हम मैप में समझेंगे कि क्या है कैसे है। सेंटर में हमारा इंडिया, यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो ये है ब्लैक सी और इधर है मेडिटेरेनियन सी। यहीं ब्लैक सी के ऊपर ये यूक्रेन है और ये टर्की ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीचों बीच आता है आपका ये टर्की। और यहीं पर थोड़ा और जूम करेंगे तो देखेंगे आप, यहाँ पर है डार्डेनेल्स स्ट्रेट और ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो अगर ब्लैक सी में आपको मूवमेंट करनी है तो यहाँ से होके शिप्स पहले डार्डेनेल्स स्ट्रेट से गुजरेंगी, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट से और फिर ब्लैक सी। तो तुर्की के पास पूरी तरह से इसका कंट्रोल होगा ही, क्योंकि इसी के बॉर्डर लाइन्स के अंदर से होके गुजरते हैं। तो टर्की ने कहा है कि हम इन दोनों स्टेट्स को रशियन वारशिप्स के लिए बंद कर सकते हैं। अब ये दोनों स्टेट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ये कहाँ है, एक बार दूसरे मैप में हम देखेंगे इसे। स्ट्रेट होता क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी को और सी ऑफ मारामारा को ये बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। और यहाँ डार्डेनेल्स स्ट्रेट है जो कि एजियन सी और ये सी ऑफ मारामारा को कनेक्ट करता है। तो टर्की और रसिया के बीच में एक एग्रीमेंट था, मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट 1936 में, जिसमें कि टर्की कहता है कि हम पीसफुल टाइम्स में इन दोनों स्टेट से बिल्कुल फ्री कमर्शियल शिप्स के मूवमेंट को इंकरेज करते हैं, पर अगर वॉर टाइम है तो वहाँ हमारे पास पूरा राइट्स है किसी भी देश के शिप्स को हम इन स्टेट से जाने से रोकने का, तो वो हम लागू कर सकते हैं। टर्की के रिलेशंस यूक्रेन और रशिया दोनों से अच्छे हैं, दोनों पर वो वीट के लिए काफ़ी डिपेंड करते हैं। पर इस सिचुएशन को टर्की के मिनिस्टर्स ने कहा है कि ये एक नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक पूरा स्टेट ऑफ वॉर है, तो इस टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं बिजनेस पेज की तरफ। तो हमने वो कोर सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें देख ही ली हैं। एक चीज़ यहाँ कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 58.9% ऑफ टारगेट इन जनवरी। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मंथली डेटा है, सालाना डेटा भले इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सिंपल टर्म्स में बिल्कुल समझिए तो सरकार की जितनी भी कमाई के सोर्सेस हैं, समझिए सरकार की कमाई से ज़्यादा जब सरकार खर्च कर देती है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। सो वर्ल्ड पीस के लिए प्रे करते हुए हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।